आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मरकज ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट में तरमीम की है, जिसके रूह से लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिए गए हैं। वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 के सेक्शन 55 के तहत तरमीम शुदा कानून को नोटिफाई किया है। तरमीम के मुताबिक इंतजामी और ऑल इंडिया सर्विस के ओहदों की पोस्टिंग और तबादले से मुतालिक फैसले का इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर को हासिल होगा। उधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने वजारत दाखिला की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिए जाने के मामले पर सख्त तनकीद की। बहुत अफसोसनाक है जो दिल्ली से एक फरमान आया है जिसमें जितने भी हुकूक हैं और पावर्स हैं वो एलजी, जो अनइलेक्टेड एलजी है, उसको दिए जाएंगे, और जो कल हुकूमत बनेगी लोगों के वोटों से, उनके पास वो पावर नहीं होंगे कि वो अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस ले, पुलिस का या किसी भी महकमे में कोई तब्दीली करे। बहुत अफसोसनाक है जिस तरह बीजेपी ने पहले इस रियासत को तोड़ के उसको यूटी बनाया, उसके बाद दो यूटीज में डिवाइड किया। आज एक और उसी में ये जो इन्हें आज फरमान दिया है जिसमें लोगों के हुकूक छीने जा रहे हैं, ये एक आंख खोलने वाली बात है यहाँ के लोगों के लिए कि किस तरह बीजेपी बार बार जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके हुकूक छीन रही है। ये हमें वादा किया था प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कि यहाँ का जो स्टेटहुड होगा वो इमीडिएटली रेस्टोर होगा, लेकिन आज के इस डिसीजन से सिर्फ अफसोस हो रहा है कि यहाँ के लोगों का जो हुकूक है वो छीने जा रहे हैं। उधर अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि 2019 में शाही रियासत को यूटी में तब्दील करके ताकत को बहुत कम किया गया। उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला की तरफ से जम्मू कश्मीर के हवाले से की गई तरमीम एक मजाक है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम पहल करेंगे और इस मामले के हवाले से हम तमाम सियासी जमातों से अपील करते हैं कि वो मुत्तहिद होकर मिल बैठें और इस पर बात करें। अगर हम खामोश रहे तो वो हमें कुचल देंगे। जो हमारी पुरानी रियासत थी, इसको यूटी में दो हिस्सों में तकसीम करके यूटी में या डाउनग्रेड करके सामने लाया गया। पार्लियामेंट में कहा गया स्टेट बहाल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर डिसीजन दिया कि स्टेट बहाल हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने हमेशा बोला, लेकिन कल जब हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये खोखली स्टेट देना चाहते हैं जिसमें कोई भी पावर्स किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे। डेमोक्रेसी में शायद ये एक मजाक है। और अगर जो कहते थे कि दिल्ली और दिलों की दूरी दूर करनी है, अगर उसका मतलब यही है तो कम से कम जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की जो अपनी असेंबली हुआ करती थी, ये सबसे पावरफुल असेंबली थी। अगर अब पावरफुल सबसे नहीं होगी, कम से कम वैसी ही हो जैसी बाकी रियासतों में हर रियासत में असेंबली है। अगर उसको पहले ही इसके दांत निकाल, टूथलेस टाइगर एक चीफ मिनिस्टर यहाँ का खड़ा करना है, लोगों को धोखा देना है, धूल झोंकनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई मसला जम्मू कश्मीर के लोगों का हल होगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी का कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिए जाने से यह बात साफ हो गई है कि मरकज की बीजेपी हुकूमत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात सितंबर से कबल कराने को कहा है, लेकिन बीजेपी ये जानती है कि अगर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। केपीसीसी प्रेसिडेंट वकार रसूल हमारे साथ अभी मौजूद है। वकार साहब, एमएचए की तरफ से जम्मू कश्मीर के एलजी को और पावर्स दी गई है, इस ऑर्डर को आप किस नजर से देख रहे हैं? इसके दो पहलू हैं। एक तो जो बीजेपी ने स्टेट छीनते वक्त, हमारा स्पेशल स्टेटस छीनते वक्त हमें यह वादा दिया था कि कुछ दिनों के बाद आपकी स्टेट को हम वापस करेंगे। इससे यह लगता है कि इन लोगों को जम्मू कश्मीर को स्टेट देने का कोई इरादा नहीं है। दूसरा, ये इस बात की अक्कासी करता है
इनको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, हमको जम्मू कश्मीर में चुनाव करने पड़ेंगे और चुनाव करने से पहले इन्होंने हार मान ली है। इनको पता है कि जो सरकार बनेगी उसको हम कठपुतली सरकार बना के रखेंगे, जो आवाम ने वोट दिया होगा उस वोट को हम मजाक बना के रखेंगे ताकि उनको पावर न रहे, दोबारा पावर हमारे एलजी के पास रहे। ये डिक्टेटर सरकार है। इन्होंने 10 साल से जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी लगा के रखी है। इन्होंने दावे किए थे कि हमने हालात सुधारे, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने इलेक्शन में ढोल बजाया कि हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, लेकिन आप देखिए कैसे हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। बन्नी में 5 जवान शहीद हुए, जेसीओ शहीद हुआ, 6 जख्मी हुए, रजौरी पुंछ में कितने आप जवान शहीद हुए। 2001 से लेकर 2024 तक 24 जवान आज तक शहीद हुए जम्मू प्रोविंस में। जो मिलिटेंसी कभी जम्मू प्रोविंस में खत्म हो चुकी थी वो इनके दौर में वापस आ गई, और इनकी कथनी और करनी में जो है जो फर्क है, ये इस जम्मू कश्मीर रियासत को इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया। इस बर्बादी का हिसाब इनसे लोग लेंगे आने वाले इलेक्शन में। विकास साहब, अगर देखा जाए हाल ही में पार्लियामेंट में जो पीएम नरेंद्र मोदी है उनने ये 3 स्टेटों का नाम लिया कि उन 3 स्टेटों में जो है असेंबली इलेक्शन होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर का नाम जो है उनके मुंह से नहीं निकला। देखो, जम्मू कश्मीर में ये कभी इलेक्शन करने नहीं चाहते थे, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को क्या करेंगे, लोगों का सैलाब सड़कों पे आने वाला अगर ये इलेक्शन नहीं करेंगे। और उस चीज को देखते हुए इनको पता है कि बीजेपी फिनिश हो चुकी है। बीजेपी 4 सीटें भी जम्मू प्रोविंस में नहीं लेगी, क्योंकि उन्होंने मजाक कर दिया, लोगों को बर्बाद कर दिया। इसलिए इन्होंने एलजी के पावर बढ़ाए, आने वाली हुकूमत के पावर पहले ही खत्म करके रखे। कांग्रेस तैयार है? कांग्रेस तैयार, किसी भी हालत में हम तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर देखा और जाए इंशाल्लाह हुकूमत भी बनाएंगे, हम ही बनाएंगे। हालांकि जो हालातें बनी हुई है जम्मू खिते की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आए दिन यहाँ इनकाउंटर हो रहे, किस तरह से आप आज के हालात जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं? देखो, हालात तो खराब है। अभी हमने प्रोटेस्ट किया जम्मू में, क्यों किया? क्योंकि ये तो रोज का काम है। कहीं ना कहीं आतंकवादी घटना होती है, कहीं ना कहीं हमारे फौजियों पे हमला होता है। इतने हमले हुए तो अब इसके बाद भी क्या हम बोले, क्या हालात खराब नहीं है? जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी हमारे दौर में ही फिनिश हो चुकी थी। ये कहां से आतंकवादी आ रहे हैं जो हमारे फौजी जवानों को मार रहे हैं? तो अगर देखा जाए जो डीपीएपी के सुनने में आ रहा है कि 3 सीनियर लीडर जो है वापस कांग्रेस में आ रहे हैं, कुछ अफवाहें चल रही है। जिसको ज्वाइन करना होगा, हमारी पार्टी में दरवाजे खुले हैं। हमने अपना प्रपोजल हाईकमांड को दिया है, ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने में किसी को रुकावट नहीं। आज की जो 1 डे कॉन्फ्रेंस है, ये रियाज साहब हमारे जो इंचार्ज हैं डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के, और जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीसीसी के, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। इन्होंने पार्लियामेंट में बहुत बड़ी लीड दी। ये हमारे स्टार हैं यहाँ के, और इनने आज जो यहाँ पे कन्वेंशन रखा है, बहुत बढ़िया कन्वेंशन है। उसके लिए आज हमारे साथ रमन बल्ला साहब भी, चौधरी लाल सिंह जी भी आए हैं। चल रहा है, अभी हम उसमें स्पीच करने जा रहे हैं। रियाज साहब को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया। तो ये विकार रसूल वानी है, जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट, इनका यही कहना है कि इनकी सरकार में जितनी भी मिलिटेंसी है वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन बीजेपी के हुकूमत में दोबारा से मिलिटेंसी रिवाइव हुई है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा से आतिफ लोन। वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ कानून 2019 में तरमीम को लेकर पीडीपी के सीनियर लीडर इकबाल तरम्बू ने कड़ी तनकीद की। इनका कहना है कि सदर द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 के दफ़ा 55 के तहत इन तब्दीलियों को मंजूरी दे दी है, जिसमें नई दफ़ा मुतारिफ कराई गई है। तरम्बू ने कहा कि किसी भी सेहतमंद जमहूरियत में इक़्तिदार में मौजूद पार्टी को अपोजिशन की बात सुननी चाहिए, लेकिन मौजूदा हुकूमत में ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो 1931 का जो ये मार्टरडम है 22 लोगों का, ये प्राइमरीली इसलिए है टू ले द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। असली मकसद यही था। मोनार्की उस वक्त थी, उसके खिलाफ ये अपराइजिंग थी, और ये वाक़ा उसके अगेंस्ट जो अपराइजिंग थी इसलिए हुआ। आपने कल, शायद आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना कि होम मिनिस्टर साहब ने कल 25 जून 1972 को जो इमरजेंसी डे था, इसको ब्लैक डे मनाने का फैसला किया है। उनका कहना है ये डेमोक्रेसी के लिए एक ब्लॉट था। तो अगर वो दिन डेमोक्रेसी के लिए एक ब्लॉट था और उसको मनाया जाएगा, तो 13 जुलाई में क्या खराबी है? ये भी तो वही दिन है, ये भी तो डेमोक्रेसी के लिए है। तो ये डबल पॉलिसी क्यों है?
दिल्ली की पॉलिसी अलग, कश्मीर की पॉलिसी अलग। अगर देखा ये जाए तो आज भी हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है बीजेपी के अलावा यही डेमोक्रेसी की बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज के लोकसभा का इलेक्शन देखिए, यही लड़ाई है, डेमोक्रेसी की लड़ाई है। आज लोगों को बात करने की इजाजत नहीं है, आज लोगों की सिविल लिबर्टीज पर कदगने हैं। जैसे आपने देखा कि ये दिन जम्मू कश्मीर में मनाया जाता था, लोग जाते थे, मज़ार पे जाते थे, फातिह खानी करते थे, खराज अकीदत पेश करते थे, लेकिन इस पर कदगने हैं। और सबसे बड़ा ब्लॉट डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से 5 साल से हमारा बेसिक राइट हमसे छीना गया है, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। इससे बड़ा ब्लॉट क्या डेमोक्रेसी में हो सकता है। कांग्रेस सीनियर लीडर अनवर भट्ट ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ कानून 2019 एक्ट में तरमीम को लेकर वजारत दाखिला पर तनकीद की। इनका कहना है कि वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ कानून 2019 में तरमीम करके साबिक रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अख्तियारात में इजाफा हुआ है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 के सेक्शन 55 के तहत इन तब्दीलियों को मंजूरी दी है। एक्ट में तरमीम करके नए सेक्शन मुतारिफ कराए गए हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अख्तियारात में इजाफा करते हैं। साहब नॉमिनल है यहाँ पे, ये उनके हाथ में नहीं रहेंगे पावर्स, ये रहेगी डायरेक्ट होम मिनिस्टर साहब जनाब अमित शाह साहब के। ये एक सोची समझी पॉलिसी एक है, हाउ टू कर्व द कश्मीरीज, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और कुछ नहीं है। ये एक साजिश है, यहाँ के लोगों को डिमोरलाइज करना है, यहाँ के लोगों को परेशान करना है। ये उल्टा पड़ेगा हिंदुस्तान को। जितना ये जुल्म यहाँ करेंगे उतने यहाँ के लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो जाएगी हिंदुस्तान के। हमने हमारी जब सरकारें थी, चाहे या कोalition थे या कांग्रेस के, जो 47 में जो पहली ईंट लगी है वो उल्टी लगी है। इस मस्जिद की पहली ही ईंट टेढ़ी लगी है। हमारे लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता सुधारा वो, चाहे वो बख्शी साहब आए हैं, चाहे वो सादिक साहब का दौर था, चाहे वो कासिम साहब का दौर था, इवन हमारी लेट इंदिरा गांधी, डायनेमिक आयरन लेडी जिसको कहा जाता है, उसने उस वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम के खातिर अपने असेंबली मेंबर, अपने चीफ में जो इलेक्टेड सरकार हमारी थी, उनको बोला कि शेख महमूदुल्लाह को कुर्सी पर बिठाएंगे। अभी भी कुछ फैक्टर है यहाँ पे जो अभी कुछ अलगावाद की बातें करते हैं, जिनका असर शेख साहब मरहूम पर था, तो उसको कुर्सी पर बिठाया हमने 75 में जो इंदिरा अब्दुल्ला कार्ड हुआ है, सिर्फ इसीलिए कि जम्मू कश्मीर की तरक्की, बेहबूदी और रोज़गार की खातिर ये कुर्बानी दी हमारी पार्टी ने हमेशा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुर्बानियाँ दी जम्मू कश्मीर के अवाम के फ़ायदे के खातिर, यहाँ के पढ़े लिखे बेरोज़गारों के रोज़गार के खातिर, यहाँ की तामीर तरक्की के खातिर। ये सारा हुलिया बिगाड़ रहा है इस वक्त। 5 अगस्त जो जलालत की है इस रियासत की, जो नफरत के बीज बोए उन्होंने, यहाँ बहुत पछताना पड़ेगा ऐसे लोगों को। लेफ्टिनेंट गवर्नर को इख्तियारात दिए जाने के मामले पर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता का कहना है कि आने वाले दिनों में असेंबली इंतखाबात होने हैं, लिहाजा इसी के पेश नज़र लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिए गए हैं। आने वाले समय में जो विधानसभा के इलेक्शन है उसके मद्देनजर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को इन्हांस किया गया है। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी तथा जुडिशरी जिसमें तहसीलदार, एसडीएम्स वगैरह आते हैं, वो इलेक्शन की जो कार्रवाई है वो ठीक प्रकार से हो, तो स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार से चेंजेस होना जरूरी रहती हैं। तो उसी के मद्देनजर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस चीज को किया है। तो आने वाले समय में ठीक प्रकार से यहाँ पर फेयर इलेक्शन हो पाए। अभी हाल ही में जो लोकसभा के इलेक्शन में भी हुए थे, तो उसमें भी एक अच्छी पोलिंग, लोगों की पार्टिसिपेशन रही है। उसी आधार पर जो विधानसभा इलेक्शन है, काफी समय से जो 5 अगस्त 2019 के बाद जब से धारा 370 टूटी है, उसके बाद जो प्रोसेस रहे, जैसे
डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, सीटें बढ़ी हैं, उनके बाद अब इलेक्शन जो करवाए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिवनेस भी आएगी और इलेक्शन को देखते हुए उस पर काम भी होगा। लेकिन जो एनसी नेता है या कांग्रेस नेता है जैसे उमर अब्दुल्ला, उनका कहना है कि ये सीएम अगर कोई आता है तो उसके पास फिर पावर्स नहीं रहेंगी। देखिए, जो कांग्रेस का कहना है कि इलेक्शन में भी इससे फायदा, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह पहले ही एमएचए ने अपने पास रखा है, क्योंकि यहां पर पहले स्थितियां बिगड़ी हुई थी और उन्होंने ये भी कमिटमेंट की है कि जब ठीक प्रकार से यहां पर शासन चलेगा तो स्टेटहुड भी दी जाएगी। ये प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कह चुके हैं। इस पर टिप्पणी करना इस वक्त में मुझे लगता है फजूल है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बिगड़ा हुआ था, उसको सुधारा गया। डीपीएपी तर्जुमान अश्विनी हांडा का कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिए जाने के अमल से यह साफ जाहिर है कि मरकज जम्मू कश्मीर में अपना कंट्रोल रखना चाहता है। कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 खंड 55 के तहत केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इस फैसले से केंद्र सरकार चुनी हुई सरकार के बावजूद कंट्रोल अपने पास रखना चाहती है। चुनी हुई सरकार को किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा किसी भी ट्रांसफर करने का, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, जब आला अधिकारी हो। इसलिए यह फैसला सरासर गलत है। हमारी मांग थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, ताकि इस तरह से, जिस तरह से आज दिल्ली केंद्र के एलजी के अधीन है और वह दिल्ली की चुनी हुई सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती, ऐसा आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भी देखा जा सकता है। इसलिए यह फैसला सरासर गलत है। इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा कि जब इनकी हुकूमत आएगी तो वो 13 जुलाई की छुट्टी को फिर से बरकरार रखेंगे और इस दिन को सरकारी तौर पर मनाएंगे। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई जम्मू कश्मीर की तारीख का बड़ा अहम दिन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात देने पर अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा कि दिल्ली और दिल की दूरी को खत्म करने का जो वादा वजीर आजम ने किया वो बेसूद नजर आया। मीर ने कहा कि जब यहां सारे इख्तियारात एलजी को दिए जाएं तो फिर हुकूमत तमाशाबीन बनेगी। अपनी पार्टी ने सभी पार्टियों को दावत दी कि आपसे इख्तिलाफात मिटाकर इस फैसले के खिलाफ एकजुट होकर आगे आए। हमारा मानना है कि ये जो ये कर रहे हैं, जहां प्राइम मिनिस्टर का कहना था हम दिल्ली की दूरी को दूर करेंगे, लेकिन वो ज़बानी जुमला है। हकीकत में वो जम्मू के कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करते हैं। जब सारे इख्तियारात मरकूज़ होते हैं एलजी के दायरे में, तो यहाँ कल को चीफ मिनिस्टर आता है, यहाँ कल को हुकूमत आती है, वो बेइख्तियार हैं, वो तमाशाबीन बनेंगे। ये कोशिश जो मरकजी सरकार की है उससे इज्तनाब करना चाहिए। हमारी पार्टी ने सभी जमातों को दावत दी है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की एम्पावरमेंट का सवाल है। यहाँ इख्तिलाफात मिटा के एकजुट होकर इसका तदारुक के लिए छुट्टी तो इन्होंने पहले ख़त्म कर दी है। छुट्टी का अलहदा मसला है, वो सरकार है। जब हमारी सरकार आएगी छुट्टी फिर से हो जाएगी और सरकारी तौर पर यह दिन मनाया जाएगा। क्यों? हमारा मानना है जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये सिर्फ अपनी पार्टी का नहीं सभी का यह मानना है, 13 जुलाई जो है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट दिन जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। उस रोज़ जिन कश्मीर के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, किस तरह उस वक्त जो यहाँ पर जुल्म जबर का दौर था, उस वक्त जो सिविल लिबर्टीज़ ख़त्म हुई थी, उन्होंने जमहूरियत की बुनियाद डाली, जमहूरी हुकूमत बनवाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। और अफसोस है आज इतने सालों के बाद भी जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत से ना उम्मीद। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
नासिक में हाईवे पर बड़ा हादसा, कार और ट्रक की टक्कर से 4 लोगों की मौत। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्थशास्त्रियों और अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञों से मुलाकात, 23 जुलाई को पेश होना है बजट। कोलकाता की एक आइसक्रीम फैक्ट्री में लगी आग, दमदम नगर मार्केट में चल रही थी फैक्ट्री। अनंत राधिका की शादी में ग्लोबल मेहमान हुए शामिल, फिल्मी सितारों ने अपने परफॉर्मेंस से बांधा समा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हुई शादी से पहले अनंत की मां नीता अंबानी और परिवार सदस्यों ने बांधा साफा। अनंत अंबानी की शादी में हॉलीवुड स्टार्स ने खूब मनाया जश्न। अनंत अंबानी के साथ डांस करते दिखे रजनीकांत, अनिल कपूर ने भी दिया पूरा साथ। अभिनेता संजय दत्त भी पूरे जोश में दिखे, अनंत अंबानी के साथ डांस करते आए नजर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी भी परिवार समेत अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में पहुंचे। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भी खूब झूमते आए नजर, हार्दिक के साथ अनन्या पांडे भी डांस करती आई नजर। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने बहुमत खोया, प्रचंड के खिलाफ नेपाल की संसद में 194 वोट पड़े। नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री प्रचंड के पक्ष में सिर्फ 63 वोट। बिम्स्टेक के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने पर की चर्चा। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड को समर्थन दिया। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित किसी भी वर्ल्ड लीडर के साथ बातचीत के लिए तैयार। पुतिन के लिए बाइडेन ने किसी ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, जिससे आम लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है। श्रीनगर के मार्केट में टमाटर 80 से 100 रुपये फी किलो में दस्तयाब हैं, जबकि दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। सब्जियों की कीमतों में इजाफे से आवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है। लोगों ने हुकूमत से महंगाई को कम करने और सब्जियों की कीमतों में कमी की अपील की है। 8 केजी मिलता है, प्याज 50 रुपये केजी मिलता है, ऐसे ही आलू भी ऐसे ही मिलता है। बहुत महंगा हो गया सब्जी। इससे क्या असर पड़ा आप लोगों के बजट पर? है ही नहीं, एक आमदनी कहाँ पर है हमें। हम जिम्मेदार आदमी हैं, कोई मुलाजिम तो है नहीं है घर में, हम पर ही सब बोल पड़ता है। जो चीज़ जो टमाटर 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया किलो में था, वो आज 100 रुपया हो गया। सब्जी का भाव देखो आसमान छू, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बरसात में माल सस्ता होता था, लेकिन ये तो परेशानी की बात है कि उधर से जो माल आ रहा है इस वक्त महंगा आ रहा है। क्या परेशानी है, क्या माजरा है, इंसान तो परेशान हो जाता है। कारोबार पर पूरा असर पड़ा है, 90% असर पड़ा है कारोबार पर। भलीसा के भटियास इलाके में मेटाडोर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इनमें 7 की हालत नाजुक बताई जाती है। इस वक्त हम ठाठरी किलतान शाहरा के उस मकाम पे मौजूद हैं जहां जो बटियास का मकाम है, जहां ये गाड़ी जो हादसे का शिकार हुई, मेटाडोर जो गुंदो से जो है डोडा की तरह रवां दवा थी, लेकिन बटियास के मकाम पे वो हादसे का शिकार हुई। और जो इनिशियल रिपोर्ट हमारे पास SHO गुंदो यानी परवेज खांडे की है, उन्होंने बताया कि एक लेडी जो है ऑन स्पॉट जो उसकी डेथ हुई और उसके बाद जो है 19 लोग जो है क्रिटिकल 19 लोग जो इंजर्ड हैं, लेकिन उसमें 7 लोग जो है वो क्रिटिकल इंजर्ड हैं, जिनको नियर बाई SDH हॉस्पिटल गुंदो या डोडा के लिए मुंतकिल किया गया। ये आप देख रहे हो हमारे पीछे जो है ये गाड़ी जो है यहाँ जो है, आप मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा नजदीक देखिए किस तरह से जो ब्लीडिंग अभी भी हो रही है। जो जख्मी लोग हैं उनको तो ऊपर चढ़ाया गया है, रोड पे चढ़ाया गया। ये लोग जो हैं इन लोगों की मेहरबानी से यहाँ के लोकल थे, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस है या इंडियन आर्मी है, SSB है, उन्होंने स्पॉट पे आके जो है इन लोगों को रेस्क्यू किया और इन लोगों का करीबी किरदार अदा रहा कि बहुत सारे लोगों की जानें इस तरह से भी बच गई, क्योंकि ये लोग जो है
लोग जो है ये एक्सीडेंटल वॉरियर्स लोग माने जाते हैं, और इन लोगों का जब भी कहीं एक्सीडेंट होता है इन लोगों का जो है बड़ा जबरदस्त रूल रहता है, और बहुत सारी जानें जो है इन लोगों की वजह से बाज भी जाती है। हमारे साथ कुछ लोकल भी हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे क्या वजूहात रही एक्सीडेंट की, क्या वजूहात रही। और बताया जाता है कि ये तीसरा एक्सीडेंट है इसी स्पॉट पे, जबकि R&B डिपार्टमेंट जो है करोड़ों के हिसाब से उनको क्लियरेंस सब स्लिप आती है, फंड्स आती है, डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट कि वो लोग जो है उसका प्रॉपर यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां जो है वो हादसे का शिकार हो जाती है। देखिए, सबसे पहले जैसे आपने कहा फिरदौस भाई कि यहाँ के नौजवान खासकर भलेस की आवाम, मैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि गहरत जो है यहाँ मानी जाती है हमारे भलेस में गहरत। जब भी यहाँ हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि हर बार जो है खून की नदियां जो है हमारे भलेस में जो है बह रही हैं। और आपने जैसे कहा कि R&B डिपार्टमेंट जो है तमाशा जो है देख रहा है। आपको मैं बताते चलूं कि कुछ दिन पहले इसी मकाम पर जो है दो गाड़ियां आपस में टकराई थी। उस वक्त भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर R&B डिपार्टमेंट से कहा था कि जो पस्सी यहाँ पे गिरी हुई है इस पस्सी को हटाया जाए, क्योंकि करोड़ों का पैसा जो है कहीं ना कहीं टीकर रोड पे आता है, मगर अफसोस की बात है यूज नहीं होता है। तो बहुत अफसोस होता है। और मेरे साथ जितने भी यहाँ आवाम थी सब ने यही बात कही कि कहीं ना कहीं पस्सी का कारण जो है मेरे हिसाब से रहा है। जो एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी जो है कंट्रोल के बाहर हो गई, रोड तंग होने की वजह से जो है यह हादसा हुआ। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रैश बैरियर पूरे भलेस में लगे, मगर हमारा पिंगल एरिया जो है खासकर में बाथरी से लेके मलिकपुरा तक अगर हम बात करें यहाँ क्रैश बैरियर भी नहीं लगाए गए। क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? क्या हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप रोडों पे आओ, आप प्रोटेस्ट करो? मगर हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम काम करें, मगर एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए वो भी हमारे साथ जो है काम करे। एक और बात मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ हमें जो है कई साल पहले एक एम्बुलेंस यहाँ बटियास बाजार में हुआ करती थी, उसको जो है कहीं ना कहीं सियासी रंगत जो है उसको दी गई, उस एम्बुलेंस को भी जो है यहाँ से उठाया गया। आज अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी की अल्टो, किसी की स्कॉर्पियो, किसी की मतलब छोटी जो पर्सनल गाड़ियां लोगों की थी उनमें जो है पेशेंट्स को लिया गया, जबकि एक लेडी की जो है डेथ भी हो गई। अगर यहाँ हमारे पास थोड़ा सा एक छोटा सा ही हॉस्पिटल होता तो डेथ भी नहीं हो सकती थी। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के नायब साहब भी हैं, हम नायब साहब से, नायब साहब क्या कोई मिसिंग है? कितने लोगों को अभी तक आपने रेस्क्यू किया? आपकी मॉनिटरिंग में ये सारा हो रहा है? तो एक लेडीज की डेथ हुई है और बाकी जितने भी जख्मी लोग हैं उनको हॉस्पिटल लिया गया, लेकिन उनका अभी पता नहीं चला कि कितना तादाद है उनका। अभी हॉस्पिटल वालों से भी हम राब्ता करेंगे कि कितने तादाद में वहाँ पहुँच गए जख्मी, क्योंकि इनको एक तो रेस्क्यू करने में आपको कितनी प्रॉब्लम हुई? क्योंकि लोकल यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ, लोगों ने काफी मदद किया, खासकर नौजवानों ने। यहाँ के नौजवानों में बहुत गैरत है, बहुत जरूरतमंद है ये नौजवान। तो कितने अब कैजुअलिटी आपके पास और इंजर्ड और क्रिटिकल कितने लोग हैं, क्या बताना चाहोगे? सिर्फ एक ही कैजुअलिटी हुई है जिसका ब्रेन यहाँ पड़ा है, खून पड़ा है, और बाकी जो भी है वो जख्मी है अभी तक। अभी पता चलेगा कितने कोई उनमें सीरियस भी होगा तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट। आप एक यहाँ के आप यहाँ के एक ऑफिसर भी हो, तो क्या आपका मैसेज रहेगा लोगों के लिए, और खास करके उन लोगों के लिए जो व्हीकल्स ड्राइवर है? जी, हम बार बार ड्राइवर हजरात से ये रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार गाड़ियों का भी चेकिंग करते हैं कि सीट बेल्ट बांधो, ज्यादा स्पीड में मत चलो, और खासकर ख्याल रखो कि जो ब्लाइंड कर्व्स है उनमें बिल्कुल आहिस्ता चलो। बिल्कुल एक्सीडेंट होने के बावजूद भी इन लोगों ने इस फ्लाइट को यहाँ से नहीं हटाया। यहाँ पे क्रैश बैरियर नहीं है, जहाँ अगर यहाँ पे क्रैश बैरियर होता तो थोड़ा बहुत बचाव हो सकता था। लगातार 3 एक्सीडेंट होने के बावजूद भी आप बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं जो गाड़ी जो है उसमें कहीं न कहीं मैकेनिकल डिफॉल्ट जो आया था, और उसके साथ में अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो वहाँ पे कई ऐसे जो गाड़ियां हैं, बसेज हैं, वो विदाउट लाइसेंस ही चलते हैं, विदाउट कोई किसी और डॉक्यूमेंट्स के। ठाठी से लेके कहलजुगासर तक, चाहे PMGSY की रोडें हैं, चाहे R&B की रोडें हैं, पसियाँ पड़ी हैं। सिर्फ गाड़ी की वो क्रॉसिंग बनाते हैं, बाद में रोक देते हैं। और पिछले 2 साल से इन पसियों के बारे में सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है, ना कोई पेमेंट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट अलॉट करते हैं, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं होती है, फिर एक्सीएल भी मजबूर होकर कहता है अच्छा गाड़ी पास कराओ तो रहने दो। ने ये डिमांड की कि यहाँ पर कम से कम स्वारा से लेकर गुंडो तक और उधर से बाफी तक कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है। तो हम चाहते थे वहाँ पर कि एक डिस्पेंसरी मलकपुरा के मकाम पर, बटियास के आसपास में मलकपुरा के मकाम पर चौराया है, तो पूरे इलाके का वो जो सेंटर प्लेस है
तो वहाँ से हम तब से डिमांड करते आए हैं। 28 लोगों की लिस्ट है, जिसमें से हमारे यहाँ से 11 रेफर हुए हैं, तो 2 ब्रॉड डेड हैं, तो बाकी हमारे पास 15 लोग ऑन द ट्रीटमेंट है, जिसमें 2 बच्चे भी हैं। तो जो आपके पास लोग हैं उनकी इंजरीज के बारे में आप बताइए। नहीं, वो स्टेबल हैं, वो उनको कोई माइनर इंजरीज है, कुछ खास नहीं। जो जिनको भेजा गया उनकी क्या हाल है? हाँ, उनमें से 3-4 लोग क्रिटिकल कंडीशन में, 3-4 लोग हेड इंजरीज के हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है। इसमें एक गाड़ी हमारी थी जो कि कालजुकासर से ठाठरी के लिए जा रही थी। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। आप अगर साइड पे देखेंगे तो वहाँ पे टायरों के निशान हैं। तो ड्राइवर ने बहुत कोशिश की है गाड़ी को रोकने की, बट द इल-फेटेड बस कुड नॉट बी स्टॉप। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से अब इंक्वायरी हमारी शुरू हो जाएगी और जो फाइंडिंग्स आ रही हैं, कुछ ना कुछ बीच में रैश ड्राइविंग का एक इंसिडेंट सामने आ रहा है, कुछ गाड़ी की माल फंक्शनिंग का भी इंसिडेंट सामने आ रहा है। तो उस वजह से गाड़ी रोल डाउन हुई है, बट गाड़ी थैंकफुली स्पीड से रोल डाउन नहीं हुई है, गाड़ी हॉल्ट होके फिर रोल डाउन हुई है। उस वजह से हमारे जो बीच में 26 सवारियां थी, 26 में से 2 कैजुअलिटीज हुई हैं और तकरीबन 4 हमारे क्रिटिकल इंजर्ड हैं और इसके अलावा हमने 5 और रेफर किए हैं, तो तकरीबन 9 हमने इस टाइम जीएमसी डोडा रेफर कर दी हैं। तो हमारी सबकी दुआएं उन फैमिलीज के साथ हैं जो अपने 2 परिवारजन को खो चुके हैं और हमारी पूरी कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की जो बाकी के इंजर्ड लोग हैं उनको बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट मिले। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। नेटो शिखर सम्मेलन में बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पुतिन कहकर संबोधित किया। बाइडेन की गलती को मैक्रो ने किया नजरअंदाज, कहा बाइडेन एक अनुभवी व्यक्ति। बाइडेन की गलती के बारे में पूछे जाने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने उन्हें तारीफ का हकदार बताया। कहा यूक्रेन मामले में बाइडेन ने ही नेटो की अगुवाई। फिलीपींस के होटल में 2 ऑस्ट्रेलियाई और एक फिलिपीनी नागरिक की हत्या। सीसीटीवी फुटेज में होटल के भीतर जाता नजर आया संदिग्ध हत्यारा। रोमानिया में 140 से ज्यादा जंगलों में लगी आग। तेज धूप और गर्म हवाओं से जंगल में फैल रही आग। उत्तर मध्य नाइजीरिया में बड़ा हादसा। 2 मंजिला स्कूल की इमारत ढहने से 22 छात्रों की मौत। रूस की राजधानी मॉस्को के बाहर सुखोई सुपरजेट 100 जेट क्रैश हुआ। विमान में सवार सभी 3 पायलटों की मौत। चीन के चांगचिन में बारिश और तूफान से मचा कोहराम। जमीन खिसकने की वजह से कई सड़कें हुई तबाह। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को मिली अधिक शक्तियां। गृह मंत्रालय ने एलजी को दी अधिक शक्तियां। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन कर दी शक्तियां। भलेसा में हुआ भीषण सड़क हादसा। गहरी खाई में गिरी बस, 2 लोगों की हुई मौत, कई जख्मी। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए किया भर्ती। बारामूला में पुलिस ने ट्रिपल राइडिंग और बिना हेलमेट के वाहन और अनंत राधिका की खुशियों का जश्न। अनंत राधिका की शादी तकरीब इस वक्त चल रही है और उसमें जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो मशहूर हस्तियां हैं, उनके आने का सिलसिला जारी है। चाहे हॉलीवुड की बात करें या बॉलीवुड की बात करें, तमाम शख्सियतें जो हैं वो अब एक एक करके, जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो एक एक करके पहुंचना शुरू हो गई हैं। तो अनंत राधिका को शादी की मुबारकबाद देने के लिए, और ये सीधी तस्वीरें आप जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई से इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर अनंत राधिका की शादी का जश्न मनाया जा रहा है। और आज ये मुबारकबाद की सेरेमनी है। मुबारकबाद देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में, और जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सेलिब्रिटीज़ मुबारकबाद देने के लिए, शादी शुदा जोड़े को मुबारकबाद देने के लिए पहुंच रही हैं। और एक एक करके जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो पहुंच रहे हैं। तो अनंत राधिका
शादी की तकरीब की ये तस्वीरें सीधे तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। आज शादीशुदा जोड़े को मुबारकबाद देने के लिए जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में तकरीब मुनक्किद की गई है और इस तकरीब में जानी मानी हस्तियां पहुंच रही हैं। सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि बाहर ममालिक की हस्तियां भी मौजूद हैं और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की जो जाने माने चेहरे हैं वो इस शादी में पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी शादी की ये तकरीब है जो मुनक्किद की गई है। कई दिनों से जश्न का माहौल चल रहा है। अनंत राधिका की आशीर्वाद सेरेमनी है, यानी उन्हें मुबारकबाद देने के लिए ये सेरेमनी रखी गई है। और उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं चिराग पासवान जो अभी हालिया कैबिनेट में भी कैबिनेट वजीर हैं, वो अपनी घरवालों के साथ पहुंचे हैं। तो एक एक करके जो सियासत, खेल और फिल्म इंडस्ट्री की जो शख्सियत हैं वो एक एक करके इसमें शामिल हो रही हैं और पहुंच रही हैं। चिराग पासवान को आप देख सकते हैं फिल्मों से भी जुड़े रहे और इसके अलावा अब पूरे तौर से सियासत में भी आ गए हैं और मौजूदा में कैबिनेट मंत्री भी हैं चिराग पासवान। और वो अनंत राधिका को मुबारकबाद आशीर्वाद सेरेमनी में शामिल हुए हैं। मुबारकबाद देने के लिए जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा अंबानी परिवार जो है इन खुशियों में शामिल है। अनंत राधिका की शादी तकरीब और एक एक करके थोड़ा पीछे से मारो ना। जो मशहूर हस्तियां, जाने माने जो चेहरे हैं वो अब पहुंचना शुरू हो गए हैं मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। तो हॉलीवुड और बॉलीवुड के जाने माने जो चेहरे हैं वो पहुंच रहे हैं। देश की बड़े जो चेहरे हैं, जो हस्तियां हैं वो अब एक तरह से पहुंच रही हैं। मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और मुल्क की जो अजीम हस्तियां हैं वो पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि तरह तरह के पकवानों से मेहमानों का एक तरह से इस्तकबाल किया जा रहा है, मेहमानों की मेज़बानी की जा रही है। अनंत अंबानी की शादी में आज आशीर्वाद सेरेमनी है। इन्हें मुबारकबाद देने के लिए तमाम शोबों के जो जानी मानी हस्तियां हैं वो पहुंच रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस आज यौम सयाह मना रहा है। कॉन्फ्रेंस की जानिब से राजभवन के बाहर पुरअमन एहतजाज किया गया। इस मौके पर न्यूज़ 18 JKLH से बात करते हुए ML मल्ला ने कहा कि 13 जुलाई 1931 को कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किया गया। इसी दिन कश्मीरी पंडितों पर जुल्म का आगाज हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत को माजी में हुए इस तरह के वाक़यात का नोटिस लेना चाहिए, जिसके नतीजे में इस अमन पसंद फ़िरक़े की माइग्रेशन हुई। कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस आज यहाँ जम्मू के राजभवन के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये एहतजाज जो यहाँ पे हो रहा है ये किस ज़िम्न में हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, किस सिलसिले में? बेटे सदियों से कश्मीरी पंडित भुगता आया है। कश्मीर विषय के पवित्र भूमि को अपवित्र किया गया है। इंट्रूजन ऐसा हुआ जलालुद्दीन के वक्त से ही जनेऊ जलाए जाते थे
अगर कहीं शरीफ बीमार नहीं होता, शरीफ आता नहीं, हकीम था, इलाज किया, तब से उसे वर्षा कहा जाता था। उसे चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता हम पहुंचेंगे 1931 तक। तब तक कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सिर्फ कश्मीर में थी। 13 जुलाई 1931 को महाराजगंज में बड़ा लूट हुआ, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, लूट मार हुआ, जिसे बट लूट के नाम से माना जाता है। वहीं से शुरू हुआ यह एजिटेशन का सिलसिला। एजिटेशन थी नहीं किसी की, हरी सिंह के खिलाफ थी, राजा के, लेकिन हिंदू उसमें मारा गया। कश्मीरी पंडितों पर बहुत ही अत्याचार हुआ। 1931 से शुरू होकर 47 तक, 47 में भी अगर किसी पर अत्याचार हुआ, वो डाउन छतबल बारामूला डिस्ट्रिक्ट ओल्ड जो लूटर्स आए थे वही परेशान हो गए इसी में। उसके बाद भी देखो 71 में अगर कोई हमला पाकिस्तान से होता तो कश्मीरी पंडित पर आघात पड़ता था। उसके बाद 96 में जो हुआ, मंदिरों को जलाया गया, 50 मंदिर को कम से कम, वो भी अनंतनाग जिले में पहले साउथ कश्मीर में, क्योंकि जियाउल हक का प्रोग्राम ऑपरेशन चालू हुआ, टॉपैक चालू हुआ। उसके बाद 90 में तो मास एक्सोडस हुआ। ये एक्सोडस पहले भी हुआ, ये 8वां एक्सोडस है। चेयरमैन पीडीएफ और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने 13 जुलाई 1931 के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। हकीम यासीन ने कहा कि इन शहीदों ने इस्तिबदाद के खिलाफ और मजलूम कश्मीरियों के हुकूक की बहाली के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। हकीम यासीन ने कहा कि अगर लोगों को फातिहा ख्वानी के लिए कब्रिस्तान जाने की इजाज़त दी जाती तो ये बहुत अच्छा इशारा होता। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को कश्मीरियों के जज्बात का ख्याल और एहतराम करना चाहिए। 31 को जो एक तहरीक शुरू हुई थी जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से एक आमरीत के खिलाफ, और उस वक्त उस तहरीक में कुछ बुजुर्ग शहीद हुए जिनको हम आज के डेट पर याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए और यहाँ के लोगों के आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान किए। तो आज भी हम तश्न लब है, जो उनका मिशन है, हमें उस पर अमल पैरा होकर उन्हीं जो उनका मिशन था उसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों में जाकर लोगों की खिदमत करनी चाहिए। गर्मी के इस मौसम में मकामी और बैरूनी सयाहों की बड़ी तादाद पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े पीर पंचाल के पहाड़ों में 10,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े कुदरती तौर पर खूबसूरत मालामाल सयाहती मकाम शंख डोडा पहुंच रही है। लगातार सयाहों की आमद की वजह से लोगों की भीड़ बढ़ रही है। शंख डोडा आने वाले लोग जहां हर लम्हा बदलते मौसम से लुत्फानंदोज होते हैं, वहीं ठंडी हवाएं सयाहों को इस मकाम पर मजीद क़याम करने पर मजबूर कर देती हैं। वहीं शंख डोडा में सहूलियात न होने की वजह से काफ़ी मायूस हैं। लोगों का कहना है कि सयाहती मकाम पर इंतज़ामिया और महकमे सयाहत की जानिब से कोई सहूलियात फराहम नहीं की गई हैं। सयाहों का कहना है कि ये मकाम पहाड़ों की ऊंचाई पर वाक़ होने की वजह से मौसम अचानक बदल जाता है और लम्हे भर में तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस खूबसूरत मकाम को सरकार ने नज़रअंदाज किया है, जिसकी वजह से आम आवाम और सयाहों को मुश्किलात हो रही हैं। लोगों ने इंतज़ामिया और महकमे सयाहत से शंख डोडा को सयाहती नक्शे पर लाने और सहूलियात फराहम करने की मांग की है। और आज यहाँ पे मैं आई हूँ शंख डोडा। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छी जगह है, बहुत ठंडी ठंडी जगह है यहाँ पे, और जगह भी ये बहुत अच्छी है माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है और बारिश तो अचानक से आ जाती है, पता भी नहीं चलता। हाँ, इस वक्त मौजूद हुई ये जगह शंख डोडा है, जो हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और नगाड़ी साहब और साईं बाबा जोन से पीछे पड़ती है। ये जो है पुंछ से बुलंद पहाड़ है जो पंजाल के साथ रेंज में मिलता है। तो पीर पंजाल और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे अच्छा पहाड़ है और सबसे मेन एरिया है। ये बिल्कुल टूरिज्म जगह है, यहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारे किए जा सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि रोड तो है, ये एक फैसिलिटी रोड की है हमें, लेकिन बाकी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पानी और शेल्टर के लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि जब लोग आते हैं, मौसम ख़राब होता है, बारिश होती है, तो उनको शेल्टर चाहिए जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। बचपन यहीं पर गुजरा है, मैं इस इलाके को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। यहाँ पर ये जो तो टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर यहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो दे तो ये इलाका जम्मू कश्मीर को बहुत आगे ले जा सकता है। क्या बनना चाहिए? यहाँ पर टूरिज्म हट्स बननी चाहिए, उसके बाद रोड जो है वो अपग्रेड होनी चाहिए। ये रोड बीच में से सिंगल है अभी भी,
तो कटिंग वगैरह जो है यहाँ पर कहीं कहीं डबल की हुई है, लेकिन मैकडम जो है वो सिंगल पे बिठाया हुआ है। यहाँ पर जो है टूरिज्म के लिए पानी वगैरह का, लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त और बाथरूम वगैरह का बंदोबस्त नहीं है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इस वक्त आए हुए हैं, लिहाजा मेरी एडमिनिस्ट्रेशन उनसे गुजारिश है। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बाइक सवारों पर दर्ज किया मामला। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव में देरा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर जीती, बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह को दी मात। देरा के नवनिर्वाचित विधायक कमलेश ठाकुर को मुख्यमंत्री सुक्खू ने दी जीत की बधाई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी बधाई, लिखा लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। सोलन में 9वीं रफी नाइट का हुआ आयोजन, ये कार्यक्रम विजय फॉर्म की ओर से किया गया आयोजित। यूपी में बाढ़ बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां। राजधानी दिल्ली में हुई जोरदार बारिश, कई इलाकों में लगा लंबा ट्रैफिक, कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरा। मायानगरी मुंबई में भी सुबह से बारिश, सड़कों पर संभल कर चलते नजर आए राहगीर। राजस्थान के टोंक में उफान पर संथली नाला, टोंक जिला मुख्यालय से करीब आधा दर्जन गांव का संपर्क टूटा। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, सीबीआई ने 13 आरोपियों को रिमांड पर लिया। पटना के बेऊर जेल पहुंचकर सीबीआई ने ली रिमांड। स्पीकर ओम बिरला की बेटी के खिलाफ पोस्ट मामला, विवादास्पद पोस्ट को लेकर महाराष्ट्र साइबर सेल की एफआईआर। ध्रुव राठी के खिलाफ साइबर सेल ने दर्ज किया मामला, ओम बिरला के परिवार ने शिकायत कराई थी दर्ज। हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, 25 जून 1975 को लागू किया। गांदरबल में बालतल बेस कैंप सरगर्मियों का मरकज बन गया है, क्योंकि 52 रोजा अमरनाथ यात्रा आसानी से गुजर रही है। ये कैंप हजारों जायरीन से भरा हुआ है जो मुकद्दस गुफा की तरफ सफर कर रहे हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कोई भी अकीदतमंद भूखा न रहे, बेशुमार लंगर जायरीन के लिए लाइफ लाइन के तौर पर काम कर रहे हैं। लंगर सखावत के जज्बे को मुजस्सम करते हैं, मुफ्त सब्जी खोर खाने पेश करते हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से खाने के तनव्वुर को जाहिर करते हैं। बालतल बेस कैंप में लंगर यात्री मुतमईन हैं और इन रजाकारों का शुक्रिया अदा करते हैं। लोग आए हैं और हम बराबर 11 साल से आ रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो हमने 4 बार यात्रा पहलगाम से की है और बाकी यात्राएं हम बालटाल से करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो भंडारे जो मिलते हैं, तो यहाँ रेल पटरी पे जो मुरादाबाद का भंडारा मिलता है, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सभी प्रकार के जो खाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, जो कहते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि भंडारे के नाम पे जो लोग भंडारा कराते हैं, तो हो सकता है। मुहर्रमुल हराम की तैयारी के लिए एक फाल इकदाम पेश किया गया है। श्रीनगर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने इमामबाड़ा, खुमैनी चौक, बिमना का दौरा किया। उन्होंने मकामी लोगों से मुलाकात की और सहूलियात के बारे में तफसीली बातचीत की। डॉक्टर अवैस ने इस मुक़द्दस मुद्दत के दौरान अज़ादारों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लेने और इनको बढ़ाने पर तवज्जो दी। मुहर्रमुल हराम के लिए साजगार माहौल पैदा करने की अहमियत पर जोर देते हुए डॉक्टर अवैस ने अफसरान को स्ट्रेटजी की हिदायत फराहम की। इसका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि कम्युनिटी की मजहबी ज़रूरियात और जज्बात को पूरा करने के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात बशमूल बिला तातुल पीने के पानी की सप्लाई, पानी के टैंकर्स की 24 घंटे दस्तयाबी, बिजली, सफाई सुथराई, सड़कों की मैग्डमाइजेशन और नालियों को साफ करना है। सिटी के टूर कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, इमामबाड़ों पे जा रहे हैं। आज बेमिना में है, कुछ खास वजह है उसकी।
देखें, एक तो जहाँ पे भी इमामबाड़ा के आसपास जो इलाके हैं, इन दिनों में ख़ास तौर पे वहाँ पे बहुत ज़रूरत रहती है कि हमारी जो सड़क है उसका अपकीप ठीक रहे। जो भी हमारी तरफ से प्रोविजंस हो सकें, वो लाइट्स हों और बाकी चीज़ें हों, और कोई पीने के पानी की दिक्कत तो नहीं है, वो सब कुछ जानने के लिए हम इलाकों में जा रहे हैं। और आज हम बेमिना में आए हैं, यहाँ पे इस इलाके में जो यहाँ पे मेन जो इमाम बारगाह है वहाँ पे आए हैं और वहाँ पे हमने इंटरेक्ट किया सबके साथ। ओवरऑल आप देखेंगे कि जो फैसिलिटीज़ है एसएमसी की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं। जो बाहर का मेन रोड है, जो रूट रहा करता है, मेन रूट मेजॉरिटी जो है वो मैकडमाइज़ है। लास्ट ईयर ही मैकडमाइज़ कराया गया था। और उसी के साथ साथ हमारा जो यहाँ पे लाइट्स। उधर बडगाम में आज से जुलूस अज़ा बरामद होने का सिलसिला शुरू हुआ। आज मुहर्रम की 6 तारीख का जुलूस अलम शरीफ जोरीगुंड बडगाम से बरामद हुआ, जो मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में अख्ताम पजीर हुआ। इस जुलूस अज़ा में भारी तादाद में आज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत की। आज़ादारों ने नोहाखानी और सीनाकोबी करके करबला के शहीदों की अजीम कुर्बानी को याद करके इनका मातम किया और इन्हें बेहतरीन खिराज अक़ीदत पेश किया। आज़ादारों का कहना है कि जुलूस अज़ा बरामद करने का मकसद यही है कि वाक़ई करबला को दुनिया तक पहुँचाया जाए, ताकि दुनिया को पता चल सके कि आज से 1400 बरस कब्ल मैदान करबला में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह से मसाइब ढाए गए। इनका कहना है कि करबला हमें सिखाती है कि हक़ और बातिल में किस तरह फ़र्क किया जाए, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से बयान करती है कि आप कितनी भी मुश्किलात में हों, बातिल के सामने अपना सर नहीं झुकाना। वाज़ेह है कि बडगाम चूँकि कश्मीर में शिया आबादी का मरकज़ माना जाता है और यहाँ 6 मुहर्रमुल हराम से मुख्तलिफ मकामात से जुलूस अज़ा बरामद होते हैं और करबला के शहीदों का मातम करते हुए मरकज़ी इमाम बारगाह पहुँचते हैं। मकसद यही है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले जो कुर्बानी दी है, वो यही है कि इंसानियत ज़िंदा रहे और दुनिया में जो भी लोग हैं जो मज़लूम हैं उनकी हिमायत जारी रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी दुनिया में मज़ाहिब है, हर मज़हब के लोग यही कहते हैं कि हुसैन हमारे हैं और हम हुसैन के हैं, क्योंकि हुसैनियत जो है ये किसी मज़हब से ये नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि ये इंसानियत से जुड़ी है। मकसद हुसैनियत का यही है कि हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम जो है वो बातिल के खिलाफ है और हुसैन अलैहिस्सलाम एक हक है और हक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। बारामूला पुलिस ने पुलिस स्टेशन कंजर के सामने श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर एसडीपीओ टनमर्ग के सरबराही में मुहर्रम की सबील कायम की, जहां करबला की याद में आज़ादार, राहगीर और सयाहों में पानी तकसीम किया जा रहा है। पुलिस के इस इक़दाम की सताइश हो रही है। वाज़ेह है कि पुलिस हमेशा किसी भी त्यौहार और मजहबी एहतराम का लिहाज करती है। अशकारा बारामूला में इंसानी स्मगलिंग के एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और नाबालिग खवातीन को बाजियाब करा लिया। एसएसपी बारामूला ने कहा कि एक काबिल एतमाद ज़राए से मिलने वाली इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बारामूला पुलिस स्टेशन ने बारामूला के अशकुरा में कायम करने वाली इंसानी स्मगलिंग के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि शकील अहमद भट्ट, जो कि अशकुरा का रहने वाला है, मुल्जिम यूटी के बाहर से नाबालिग लड़कियों की स्मगलिंग और इस्तेहसाल में मुलविस है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पीएस बारामूला में कानून के मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस की एक टीम ने मुल्जिम के रिहायशी मकान पर छापा मारा, जहां 3 नाबालिग मुतासरा लड़कियों को बाजियाब कराया, जो रोहिंग्या बर्मा से हैं। मजिस्ट्रेट और लेडी पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में तलाशी ली गई। एसएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान शकील अहमद भट्ट ने एक लड़की को कानली बाग के रहने वाले महराज अहमद तांत्रे को फ़रोख्त करने का एतराफ़ किया। तांत्रे के घर पर बाद-ए-अज़ां छापे के नतीजे में बर्मा के रोहिंग्या की एक और मुतासरा नाबालिग लड़की की बाजियाबी और तांत्रे की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने शकील अहमद भट्ट और महराजुद्दीन तांत्रे दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इंसानी स्मगलिंग के इस रैकेट में मुलविस दीगर मुल्जिमान को पकड़ने के लिए मजीद तफ्तीश की जा रही है। 11 जुलाई को जो है बारामूला पुलिस स्टेशन को एक मोतबज़र से इत्तला मौसूल हुई कि उशकुरा के इलाके में एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग मॉड्यूल जो है वो चल रहा है। इस इत्तला के मिलते ही जो है पुलिस स्टेशन बारामूला की टीम और इलाके के मजिस्ट्रेट ने जो है जॉइंटली इस इलाके में रेड की और सर्चेस के दौरान एक शकील अहमद भट्ट, जो कि उशकुरा का रहने वाला है, उसके घर में जो है
दबिश की गई और ड्यूरिंग सर्चिस वहां से 3 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया और शकील अहमद भट्ट को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। शकील अहमद भट्ट की पूछताछ के दौरान हमें ये पता चला कि शकील अहमद भट्ट दरअसल मुनाफे के लिए कुछ नाबालिग लड़कियों को यूटी के बाहर से लाकर यहाँ पर फरोख्त कर रहा था। उसके डिस्क्लोजर पे हमें आगे की लीड्स मिली, जिसमें हमने महराज अहमद तांत्रे जो कि कानलीबाग का रहने वाला है, उसके घर पर भी हमने रेड की और वहाँ से भी जो है एक नाबालिग लड़की को रेस्क्यू की। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।